मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है रासायनिक बलगतिकी, जिसके पार्ट नंबर 2 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 की हमने बात की और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने सांद्रता, टेम्परेचर और दाब से संबंधित बात हमारी हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट कारक की हम बात करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या है? उत्प्रेरक का प्रभाव। ये आप सभी भी जानते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो वो जल्दी होती है, फास्ट होती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है इस प्रकार, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा होती है उसको नाम दिया जाता है स्कीरण ऊर्जा। ठीक है। और अगर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो इसकी स्कीरण ऊर्जा कम हो जाती है। ये तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो गई मान लो अभिक्रिया, और ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो गई। क्या हो गई? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवाई तो जल्दी हुई, ठीक है, स्कीरण ऊर्जा भी कम हो गई। तो स्कीरण ऊर्जा क्या होती है? अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी उसे आवश्यकता होती है वह स्कीरण ऊर्जा होती है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं अभिकारक से ट्रांजिशन स्टेट, अभिकारक से ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। अभिकारक से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने की जो ऊर्जा होती है उसे भी तो हम स्कीरण ऊर्जा नाम दे सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA से शो किया जाता है। तो जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया को करवा रहे हैं, इसी चैप्टर में हम स्कीरण ऊर्जा से संबंधित बात भी करेंगे, आगे आएगा हमारा टॉपिक, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस पर, या अपने अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी होती है, और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। अगला कारक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? प्रभावित होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब हमें रिएक्शन करवाने के लिए हर पदार्थ को किस अवस्था में लेना चाहिए? चूर्णित अवस्था में। किस लेना चाहिए? चूर्णित अवस्था में, क्योंकि चूर्णित अवस्था में लेंगे ना तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। चूर्णित अवस्था में कोई पदार्थ लेते हैं तो वो ज़्यादा स्थान घेरता है, थोड़े से ही पदार्थ में अच्छे से रिएक्शंस हो जाएगी। तो इसीलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद में क्रियाकारकों की प्रकृति। क्रियाकारकों की प्रकृति, क्रियाकारकों की प्रकृति भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। कोई भी अभिक्रिया वेग, कोई भी रिएक्शन है, मान लो अभिक्रिया वेग नहीं, अब कोई भी रिएक्शंस है या अभिक्रिया है, उसके अंदर जितने भी सरल अणु हैं और सरल अणुओं के अंदर बंध क्या होता है? जो सरल अणु होंगे उनमें बंध कम टूटेंगे,
और जो जटिल अणु होंगे उनमें बंध ज़्यादा टूटेंगे। और सरल अणुओं में अगर बंध कम टूटते हैं तो अभिक्रिया की जो गति होगी वो तेज हो जाएगी और दूसरे में अभिक्रिया की गति मंद हो जाएगी। जैसे हमारे पास NO+O2 की रिएक्शन करवाएं और NO2 बन जाएगा, इसके लिए अभिक्रिया वेग R1 और CH4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे CO2 और प्लस में H2O। ठीक है, तो इन दोनों का ऑक्सीकरण करवाया, इसके लिए अभिक्रिया R1 और इसके लिए अभिक्रिया वेग जो हो जाएगा वो R2 हो जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण का वेग, नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण का वेग कौन है? R1, वो CH4 के ऑक्सीकरण के वेग से क्या है? अधिक है। तो ये कारक 6 नंबर था। 7 नंबर कारक विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव। अब कोई भी रिएक्शंस होती है उसको लाइट की प्रेजेंस में करवाएं तो वो जल्दी होती है, और जल्दी होती है तो उसका विक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। लाइट की प्रेजेंस का मतलब हो गया फोटोन की उपस्थिति में करवाना, और फोटोन की उपस्थिति में कोई रिएक्शन करवाई जाती है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, और जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में करवाई जाती है वो थर्मली रिएक्शन होती है, और फोटोकेमिकली रिएक्शन फास्ट होती है, और इसलिए उसको फोटोन की प्रेजेंस में करवाया जाता है ताकि वो फास्ट हो और अभिक्रिया का वेग भी बढ़े। तो ये कुछ कारक थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले: सांद्रता, टेम्परेचर, दाब, उत्प्रेरक का प्रभाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रिया कारकों की प्रकृति और विकिरण का प्रभाव। ये हमारा टॉपिक जो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक का, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेग नियम, कह सकते हैं हम, वेग नियम कह सकते हैं, या वेग स्थिरांक कह सकते हैं हम, या वेग नियतांक कह सकते हैं हम, या फिर हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोल सकते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इसके इतने सारे नाम, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है? अब देखिए, हमारे पास में कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को अभिक्रिया वेग की फॉर्म में रखा जाता है। अगर उस रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स की सांद्रता इकाई हो जाए तो उस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग होता है वही उसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है N1A और प्लस N2B, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो अभिक्रिया वेग, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर KA N1 और B N2। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रताएं 1 मोल पर लीटर हो जाए तो उस टाइम अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाएगी? K के बराबर हो जाएगी, और उस टाइम अभिक्रिया का जो वेग होगा वो K के बराबर होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाए तो उस टाइम जो अभिक्रिया का वेग होता है
वो ही उसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद में विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक। अब देखिए, हमने केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट की शुरुआत की, इस यूनिट को हम कर रहे हैं। आप सभी भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कुछ बच्चों की 1-2 क्लास हो गई थी इस यूनिट से संबंधित और कुछ बच्चों की नहीं हुई। तो इसलिए हमने इस यूनिट की शुरुआत की। ये जो टॉपिक है वो 2 क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक है। जिनकी 1-2 क्लास हो गई है वो अपना रिवीजन करेगा और जिस बच्चे की ये क्लास नहीं हुई वो बच्चा स्टडी करेगा। आप यहाँ से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप मैं जो चीज़ समझाना चाहती हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स तो आपके पास PDF की फॉर्म में भेज दिए जाएंगे, तो आप इनको देखिए। अब हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक K से शो किया है। K बराबर अभिक्रिया, हमारी रिएक्शन ये थी ना, अभिक्रिया वेग बराबर K A N1 और B N2, ये थी। हमें इसको निकालना है K को, ठीक है। K विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, तो अभिक्रिया वेग और इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा नीचे जाता है, N1 और B N2। तो K बराबर अभिक्रिया वेग की इकाई हमने लिखी थी मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स अपॉन में, या फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे भी तो लिखा था मोल अपॉन में लीटर और एक पावर और सेकेंड इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। A एक की सांद्रता को शो कर रहा है, A की सांद्रता अपॉन में N1 और सांद्रता B की सांद्रता N2, ठीक है। A की सांद्रता और B की सांद्रता मोल अपॉन में लीटर हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोल अपॉन में लीटर और इसकी पावर 1 और सेकेंड इनवर्स अपॉन में मोल अपॉन में लीटर और N1 और मोल अपॉन में लीटर N2, ठीक है। तो K बराबर मोल अपॉन में लीटर 1 और बटा में मोल अपॉन में लीटर N1 प्लस N2 और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में थी तो इसलिए घातें जुड़ गई N1 N2, और हमारा जो आधार था मोल अपॉन में लीटर वो सेम था। अब ये दोनों भाग में है, आधार समान है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल अपॉन में लीटर और इसकी पावर 1 थी और 1 माइनस N1 प्लस N2, ऐसा लिख सकते हैं हम। और सेकेंड इनवर्स ये K की इकाई थी, या ऐसे बोल सकते हैं हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक। क्या था? विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक। और विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस N1 प्लस N2। तो सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को उठाया, K को यहाँ लिख कर आए, K के साथ मल्टीप्लाई में वो नीचे चले गए, अभिक्रिया वेग ऊपर आ गया। अभिक्रिया वेग को मोल लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स से लिख सकते हैं, सांद्रता N1 सांद्रता N2। सांद्रता को मोल अपॉन में लीटर, सांद्रता की जो यूनिट होती है वो मोल अपॉन में लीटर होती है, तो मोल अपॉन में लीटर 1 सेकेंड इनवर्स मोल अपॉन में लीटर दोनों मल्टीप्लाई में है तो N1 प्लस N2 प्लस होगी, दोनों भाग में है तो माइनस हो गई। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट, जैसे हम बात करें शून्य कोटि के लिए,
अब देखिए सभी प्रकार की कोटियों के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक निकाल सकते हैं हम। तो शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, शून्य कोटि के विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जब भी शून्य कोटि की बात आएगी तो हम इसका जो मात्रक है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लेंगे। ठीक है। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n1 प्लस n2 का मान किसके बराबर रखा जाता है, 1 के बराबर रखा जाता है। तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सॉरी अपॉन में नहीं 1 माइनस 1। तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस 1 0 और सेकेंड इनवर्स। तो k बराबर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए जो अभिक्रिया वेग का मात्रक है वो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। जब भी हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसके मात्रक की बात करेंगे तब हम हमेशा ही इसका क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स लिखेंगे। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए तो n1 प्लस n2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस 1 तो माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। इस -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स आ जाएगा, लीटर प्लस 1 आ जाएगा, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम द्वितीय कोटि के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। मान लो तृतीय कोटि के लिए भी निकालना चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन तृतीय कोटि को हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अब हमने वेग का मान तो निकाल ही सकते हैं, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप 3 रख सकते हो। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ और, जैसे हमारा एक टॉपिक होता है अणु संख्यता। क्या होता है, अणु संख्यता, अणु संख्यता। इसी चैप्टर से संबंधित टॉपिक है हमारा अणु संख्यता। कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयंस की जो संख्या होती है वो क्या होती है, उस अभिक्रिया की अणु संख्यता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, अणु संख्यता। अगर किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक भाग ले रहा है तो उसकी अणु संख्यता 1 हो जाएगी। 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं तो उसकी अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए या अपने ऐसे कह सकते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयंस की संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास NH4 NO2 है और N2 प्लस H2O में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर रिएक्टेंट तो एक ही भाग ले रहे हैं ना, रिएक्टेंट कितने भाग ले रहे हैं? एक। तो इसकी अणु संकेता कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? एक। अणु संकेता एक आ जाएगी। जैसे हमारे पास में ये रिएक्शन है, जैसे 2HI और H2 + I2, तो यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी अणु संकेता कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी भाई? 2। तो अणु संकेता का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक तो अणु संकेता, एक अणु संकेता से संबंधित टॉपिक आता है अभिक्रिया कोटि। अभी हम प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की बात कर रहे हैं ना, उस वैसे ही टॉपिक है अभिक्रिया कोटि। अणु संकेता की तरह ही है अभिक्रिया में, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, डिफरेंस माना भी जाता है। तो अणु संकेता में तो हम ये मानते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयंस की संख्या अणु संकेता कहलाती है। लेकिन अभिक्रिया कोटि के लिए देखें तो अभिक्रिया कोटि की हम बात करें तो अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो उसका वेग निर्धारित करते हैं, उस अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं। जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी? अभिक्रिया कोटि हो जाएगी। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने के लिए या उनकी घातों का जो योग होता है वो भी अभिक्रिया कोटि माना जाता है। जैसे ए कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो अभिक्रिया वेग के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे के और ए की घात प्रथम, तो इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हमने ऐसे लिख दिया कि अभिक्रिया वेग बराबर के और ए की घात 0, तो अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे मान लो हम कोई N1A + N2B इस तरीके की कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो अभिक्रिया वेग बराबर के A N1 और B N2 ये है। तो अभिक्रिया कोटि की फॉर्म लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे घातों का योग घात N1 है और प्लस N2, तो अभिक्रिया कोटि N1 + N2 हो जाएगी। अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो 2-3 स्टेप के अंदर होती हैं, तो वहाँ पर हम अभिक्रिया वेग को डिसाइड करेंगे तो मंद पद से करेंगे। मंद पद में जो अभिक्रियाएँ होती हैं उसी से अभिक्रिया कोटि निर्धारित होती है या उस अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। तो अभिक्रिया कोटि को मंद पद से डिसाइड किया जाता है, मंद पद से लिया जाता है। मंद पद में जो अभिक्रियाएँ होती हैं वो उस अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करती हैं। तो इस तरीके से ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक प्रथम शून्य कोटि के लिए 0 हो जाएगा, तो इसका मात्रक आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए N1 + N2 का मान 1 हो जाएगा और मात्रक आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए N1 + N2 का मान हो जाएगा 2, तो K का मान आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अणु संकेता अगर एक ही अभिकारक भाग ले रहा है तो अभिक्रिया अणु संकेता 1 आएगी, 2 अभिकारक भाग अणु संकेता 2 आएगी, और अभिक्रिया कोटि को भी हम प्रथम शून्य या द्वितीय कोटि के अकॉर्डिंग निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे थोड़ी अणु संकेता अभिक्रिया कोटि में अंतर पर, और फिर अभिक्रिया कोटियों के प्रकार और उनके अर्धायु उनके एग्जाम्पल वगैरह करेंगे। तो आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।